नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। भारतीय बाजार का माहौल आज फिर दबाव में रहा, क्योंकि निफ्टी ने दोबारा 26,000 के नीचे क्लोजिंग दी। दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी ठीक रही हो, लेकिन आखिरी घंटे में भारी बिकवाली ने पूरे बाजार को नीचे खींच लिया। कमजोर माहौल के बीच भी कुछ चुनिंदा शेयरों ने बढ़िया मजबूती दिखाई। BEL ने लगभग 1.5% की तेजी दिखाई और पूरे दिन एक्टिव स्टॉक्स में शामिल रहा। हिंडाल्को और SBI में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस और SBI लाइफ ने भी गेनर्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाई। दूसरी तरफ IT और FMCG सेक्टर पूरे दिन दबाव में रहे। इन्फोसिस, HCL टेक और TCS जैसे बड़े IT स्टॉक्स लाल निशान में रहे। अडानी एंटरप्राइजेस करीब 3% टूटकर दिन का सबसे बड़ा लूजर बना। ट्रेंट, TMPV, पावर ग्रिड, HDFC बैंक और ICICI बैंक में भी गिरावट देखने को मिली। इसके मुकाबले रियल्टी और PSU बैंक इंडेक्स आज सबसे मजबूत सेक्टर रहे। रियल्टी में होम लोन मांग की रिकवरी ने रैली को सपोर्ट दिया, जबकि PSU बैंकों की मार्केट हिस्सेदारी बढ़ने से इनकी मजबूती बनी रही। बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर ने पूरे बाजार को कुछ हद तक संभाला भी। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक में गिरावट तो थी, लेकिन ये कंट्रोल में रही। SBI पूरे दिन मजबूत दिखा और मेटल, ऑटो और हेल्थ केयर सेक्टर्स ने गिरावट को थोड़ा कम करने में मदद की। ग्लोबल मार्केट से भी कोई साफ दिशा नहीं मिली। एशियाई बाजारों में कहीं हल्की गिरावट थी और कहीं मामूली तेजी। जापान टॉपिक्स थोड़ा टूटा, जबकि हांगकांग हैंगसेंग में हल्की तेजी रही। US S&P 500 फ्यूचर्स भी फ्लैट रहे, जिससे ट्रेंड का भरोसेमंद संकेत नहीं मिल पाया। तकनीकी तौर पर भी रैली में थकान दिखने लगी है। RSI का 60 के नीचे आना बताता है कि हाल की तेजी अब कमजोर पड़ रही है। ADX भी ट्रेंड की मजबूती में ही दिखा रहा और MACD का फ्लैट रहना साफ संकेत है कि इंडेक्स अभी कंसोलिडेशन मोड में अटका हुआ है। बैंक निफ्टी भी इसी धीमे माहौल का हिस्सा बना रहा। लगातार दूसरे दिन ऊपर की तरफ लंबी बिकवाली कैंडल बनना बताता है कि हाई लेवल पर बिकवाली तुरंत सक्रिय हो रही है। पिछले ब्रेकआउट के बाद से इंडेक्स कई दिनों से किसी मजबूत ट्रेंड के बिना ही चल रहा है, जो दिखाता है कि बाजार किसी बड़े ट्रिगर के इंतजार में है। ब्रॉड मार्केट में भी यही हाल रहा। स्मॉल कैप 100 ने 5 दिन की गिरावट के बाद थोड़ा संभलकर हल्की तेजी दिखाई। मिड कैप 100 20 EMA के ऊपर बंद हुआ, जिससे पता चलता है कि लोअर लेवल पर खरीदारी जरूर है। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि बाजार फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में है। SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का कहना है कि 26,000 के पास हर बार बिकवाली आ रही है और इंडेक्स अभी किसी नए ट्रेंड का इंतजार कर रहा है। वहीं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर ने बताया कि कमजोर रुपया, FII की बिकवाली और FOMC मीटिंग से पहले की अनिश्चितता बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ा रही है। MCX पर गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी तेजी रही, क्योंकि US फेड के रेट कट संकेतों से डॉलर कमजोर हुआ और सुरक्षित निवेश में खरीदारी बढ़ी। कीमत लगभग 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास मजबूती से ट्रेड करती दिखी। सिल्वर ने भी गोल्ड के साथ मजबूत मोमेंटम दिखाया और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 1.5 लाख रुपए प्रति किलो के ऊपर चला गया। रेट कट की उम्मीद और डॉलर की कमजोरी ने इसमें लगभग 1.5% तक तेजी दिलाई। क्रूड ऑयल पूरे दिन लगभग सपाट से हल्की तेजी में घूमता रहा और MCX पर 5,238 रुपए प्रति बैरल के पास ट्रेड हुआ। बाजार की नजर सिर्फ OPEC प्लस के अगले फैसलों पर टिकी है, इसलिए प्राइस में अभी कोई बड़ा मूव नहीं दिखा। बेस मेटल सेगमेंट में मिला जुला रुख रहा, जहां कॉपर और जिंक में औद्योगिक मांग की उम्मीदों के कारण हल्की तेजी बनी रही। बाकी मेटल्स में ट्रेडिंग ज्यादातर सीमित दायरे में रही और कोई बड़ा ट्रेंड नहीं बन पाया। FIIs ने कल करीब 4,171 करोड़ की शुद्ध बिकवाली की थी, जिससे साफ संकेत मिलता है कि विदेशी निवेशक अब भी बाजार से पैसा निकालने के मूड में है। आज भी शुरुआती अंदाजा यही है कि उनकी बिकवाली का दबाव जारी रह सकता है। DIIs ने कल करीब 4,512 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की और FIIs की पूरी बिकवाली को बैलेंस कर दिया। घरेलू निवेशकों का ये मजबूत सपोर्ट आज भी बाजार की स्थिरता का सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 80.05 पर बंद हुआ, जो कल के 80.16 की तुलना में 11 पैसे मजबूत है। ये मजबूती इस बात का संकेत है कि विदेशी करेंसी फ्लो और बाजार सेंटिमेंट आज रुपये के पक्ष में रहे।
जेपी मॉर्गन के अनुसार 2026-27 में कच्चे तेल में भारी ओवर सप्लाई हो सकती है, जिससे ब्रेंट क्रूड अगले साल $60 से नीचे और फिर 2027 में $30 तक फिसलने की आशंका है। इतनी बड़ी गिरावट तेल मार्केट में लंबे समय बाद देखने को मिल सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने भी चेतावनी दी है कि 2026 में WTI क्रूड की औसत कीमत करीब $53 रह सकती है, क्योंकि बाजार में रोज लगभग 2 मिलियन बैरल का अधिशेष बनेगा। उनका कहना है कि 2027 तक ये सरप्लस 2.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। अगर क्रूड की कीमतें इतनी गिरती हैं तो भारत को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि हर $1 की गिरावट से चालू खाता घाटा लगभग 1.5 से 1.6 बिलियन डॉलर कम हो जाता है। $10 की गिरावट सीधे जीडीपी के 0.5% तक सुधार देती है। ऑयल सस्ता होने से HPLC, BPCL, IOC जैसी रिफाइनिंग कंपनियों और अपोलो टायर्स, MRF, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स जैसी क्रूड आधारित कंपनियों के मार्जिन तेजी से सुधर सकते हैं। एविएशन सेक्टर जैसे इंडिगो और स्पाइस जेट को भी फ्यूल कॉस्ट घटने से बड़ा फायदा मिल सकता है। अमेरिकी मार्केट से आज सबसे ज्यादा हलचल की उम्मीद है, क्योंकि वहां से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स भी हल्के लाल निशान में हैं और नैस्डैक में ये दबाव तकनीकी और AI से जुड़ी खबरों की वजह से और बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा अपने AI चिप्स के लिए अब एनवीडिया पर निर्भर रहने के बजाय गूगल के विकल्प पर विचार कर रही है। मतलब वो गूगल के टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, ताकि एक ही सप्लाई पर निर्भरता कम की जा सके और लागत पर बेहतर नियंत्रण मिल सके। अगर मेटा जैसे बड़े क्लाइंट में विकल्प तलाशना शुरू कर दिया तो एनवीडिया के बिजनेस पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। बड़ी टेक कंपनियां हमेशा ये कोशिश करती हों कि वो किसी एक कंपनी की मोनोपोली में ना फंसे, और यही कारण है कि मेटा अब गूगल के साथ अपनी बातचीत बढ़ा रहा है। क्रिप्टो मार्केट में नवंबर काफी भारी रहा और बिटकॉइन ने 3 साल की सबसे बड़ी मासिक गिरावट दिखाई है। इस महीने बिटकॉइन 21% से ज्यादा टूट चुका है और जून 2022 के क्रैश के बाद ये सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। इस गिरावट की एक बड़ी वजह ETF से हो रहे भारी आउटफ्लोज हैं। अकेले iShares बिटकॉइन ट्रस्ट से नवंबर में करीब $3 बिलियन निकाले गए और एक ही दिन में $523 मिलियन की रिकॉर्ड निकासी हुई। रेगुलेशन को लेकर अनिश्चितता भी इस गिरावट की एक और वजह रही। अमेरिका में नई क्रिप्टो पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और नई नियम आगे बढ़ने के बजाय टलते जा रहे हैं, जिससे निवेशकों में कंफ्यूजन बढ़ा है। दलाल स्ट्रीट में नई लिस्टेड शेयरों ने आज अच्छी हलचल दिखाई और इन शेयरों ने 15% तक की तेजी पकड़ ली। ये ट्रेंड बताता है कि निवेशकों का फोकस अभी भी नए और तेजी से बढ़ते बिजनेस मॉडलों पर बना हुआ है। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज में लिस्टिंग के बाद लगातार तीसरे दिन तेजी जारी रही। आज स्टॉक ने इंट्राडे में 20% का उछाल दिखाया और आखिर में लगभग 15% ऊपर बंद हुआ। शेयर में करीब 1700 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ, जो इसके फ्री फ्लोट मार्केट कैप से भी ज्यादा है। ग्रो के शेयरों में भी खरीदारी का अच्छा मूड बना रहा। स्टॉक लगभग 5.5% चढ़ा और करीब 1450 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ। भले ही ये अपने लिस्टिंग वाले उच्च स्तर से नीचे है, लेकिन इतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखाता है कि निवेशक इसे अभी भी मजबूत ग्रोथ वाली कंपनी मान रहे हैं। फिजिक्स वाला ने लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद आखिरकार लुककर आज 5% की बढ़त दिखा दी। लगभग 1200 करोड़ रुपए के ट्रेड के साथ ये स्टॉक भी आज एक्टिव रहा, जो बताता है कि निवेशकों ने गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में इस्तेमाल किया है। नई लिस्टिंग वाले पाइन लैब्स और लेंसकार्ट में भी हलचल दिखी। पाइन लैब्स में 132 करोड़ रुपए और लेंसकार्ट में लगभग 98 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। खास बात यह है कि लेंसकार्ट के लिए आने वाला शनिवार अहम रहने वाला है, क्योंकि उस दिन कंपनी अपने तिमाही नतीजे पेश करेगी। भारती एयरटेल की ब्लॉक डील आज लॉन्च हुई और इसमें ऑफर फ्लोर प्राइस मंगलवार की क्लोजिंग से करीब 3% नीचे रखा गया है। इस डील में 3.43 करोड़ शेयर बेचे जा रहे हैं और फ्लोर प्राइस पर इसका कुल मूल्य लगभग $8.06 करोड़ के बराबर बैठता है। ये शेयर कंपनी की कुल शेयर पूंजी के लगभग आधे प्रतिशत से भी कम है, इसलिए इसका असर सीमित माना जा रहा है। लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने हाल ही में 1.6 लाख शेयर ओपन मार्केट में बेच दिए, जिससे छोटे निवेशक थोड़े चिंतित दिख रहे हैं। इस कंपनी ने पहले SABTNL में 18% हिस्सेदारी रखी थी और अब 0.63 घटाकर लगभग 17.36% रह गई है। चूंकि ये शेयर प्रमोटर ग्रुप के नहीं है, इसलिए इसे नेगेटिव सिग्नल नहीं माना जा रहा। ऐसी बड़ी पब्लिक होल्डिंग्स की सेलिंग कई बार सिर्फ रिटर्न बुक करने या पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट का हिस्सा होती है।
विशाल मेगा मार्ट को लेकर बाजार में फिर से बड़ी हलचल बन रही है क्योंकि इसके प्रमोटर केदारा कैपिटल अपनी और हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार लगभग 13% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए उतारी जा सकती है ताकि डील जल्दी निपट सके। केदारा के पास कुल मिलाकर 54% हिस्सेदारी है जिसे वो अपनी एसपीवी कंपनी समायत सर्विसेज के जरिए होल्ड करता है। जून में कंपनी पहले ही 20% हिस्सेदारी बेच चुकी है, इसलिए बाजार में ये उम्मीद थी कि वे आगे भी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। जेन टेक्नोलॉजीज में आज मामूली बढ़त रही क्योंकि कंपनी को रक्षा मंत्रालय से 108 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर अलग अलग प्रकार के सिम्युलेटर्स की सप्लाई के लिए है जिसे कंपनी अगले साल में पूरा करेगी। लगातार मिल रहे ऐसे ऑर्डर से कंपनी के बिजनेस की मजबूत पकड़ दिखाई देती है। इससे पहले भी नवंबर की शुरुआत में जेन टेक्नोलॉजीज को 289 करोड़ रुपए के 2 बड़े ऑर्डर मिले थे जो इसके एंटी ड्रोन सिस्टम्स के अपग्रेडेशन के लिए थे। हालांकि पिछली तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा। स्टॉक ने आज हल्की बढ़त के साथ ट्रेडिंग सेशन पूरा किया। शेयर लगभग 1% ऊपर 1396 रुपए के आसपास बंद हुआ और मार्केट कैप 12,500 करोड़ के करीब पहुंच गया। साल भर में देखा जाए तो ये स्टॉक 945 रुपए से 2627 रुपए की रेंज में घूम चुका है जो इसकी वॉलेटिलिटी भी दिखाता है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया को गुजरात एनर्जी कॉर्पोरेशन से लगभग 390 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में 53 अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मर्स बनाने हैं जिन्हें अगले फाइनेंशियल ईयर तक डिलीवर किया जाएगा। इस एक ऑर्डर के बाद कंपनी की तिमाही ऑर्डर बुक लगभग 493 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है जिससे निवेशकों का भरोसा फिर से मजबूत हुआ है। कंपनी के शेयरों में खबर आने के तुरंत बाद तेज उछाल दिखा और स्टॉक करीब 8% चढ़ गया। इस महीने की शुरुआत में कंपनी को एक बड़ा झटका लगा था जब वर्ल्ड बैंक ने उसे अपने फंडेड प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था। नाइजीरिया में $486 मिलियन वाले ग्रिड प्रोजेक्ट में गलत प्रैक्टिस के आरोप लगे थे जिसका असर निवेशकों के सेंटिमेंट पर गहरा दिखा। ऑटोम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने निवेशकों को 28 नवंबर को बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर देने के प्रस्ताव पर फैसला करेगी। कंपनी में विदेशी निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ा है। एक साल में एफआईआई होल्डिंग लगभग 7% से बढ़कर 14% से भी ऊपर पहुंच गई है। पिछले 3 महीनों में भी इनमें मजबूत खरीदारी हुई है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जीएसटी विभाग ने 2 बड़े नोटिस भेजे हैं जिनमें आरोप है कि कंपनी ने विदेशी ग्रुप कंपनियों से मिली सेवाओं पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत पूरा टैक्स नहीं दिया। इसके साथ गलत आईटीसी लेने का आरोप भी लगाया गया है जिसकी कुल देनदारी करीब 2.30 करोड़ रुपए बनती है। यात्रा ऑनलाइन के शेयरों में आज तीखी गिरावट दिखी क्योंकि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव घोषित किया गया। सह संस्थापक ध्रुव श्रृंगी ने सीईओ का पद तुरंत छोड़ दिया जिसके बाद कंपनी ने सिद्धार्थ गुप्ता को नया सीईओ बना दिया। इसी खबर से स्टॉक लगभग 6% तक टूट गया। यात्रा का शेयर शॉर्ट टर्म में दबाव में जरूर आया है लेकिन पिछले 6 महीनों में इसमें अच्छी तेजी दिखी है और एक साल में भी ये अच्छे रिटर्न्स दे चुका है। मैनेजमेंट बदलाव के बाद बाजार करीब से देखेगा कि नई लीडरशिप का असर कंपनी की ग्रोथ पर कैसे पड़ता है। जयंत इंफ्राटेक को कोंकण रेलवे से 162 करोड़ रुपए का एक बड़ा एपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसके तहत मौजूदा रेल ट्रैक में इस्तेमाल हो रहे 1/25 kV इलेक्ट्रिक सिस्टम को अपग्रेड करके 2/25 kV किया जाएगा। इसमें डिजाइन से लेकर सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग और आखिर में पूरा सिस्टम चालू करना शामिल है। सरकार ने नेल्को को उसकी मौजूदा वीएनओ लाइसेंस के तहत एक नया यूएल-वीएनओ जीएमपीसीएस ऑथराइजेशन दिया है जिससे अब कंपनी अन्य लाइसेंस होल्डर्स की वीसैट सैटेलाइट सर्विसेज को मार्केट और बेच सकेगी। इस बदलाव से नेल्को का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेगमेंट में दायरा और बड़ा होने वाला है। एनसीसी को असम सरकार की तरफ से 2063 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर मिला है जिसमें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का विस्तार का काम होगा। इस प्रोजेक्ट के बाद अस्पताल की क्षमता काफी बढ़ेगी और यहां आधुनिक मेडिकल सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी जिससे कंपनी का ऑर्डर बुक और ज्यादा मजबूत हो रहा है। यूनाइटेड ब्रूअरीज ने हाइनिकन सिल्वर को आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में लॉन्च कर दिया है और ये 25 नवंबर 2025 से बाजार में उपलब्ध होने वाली है। कंपनी का कहना है कि इस लॉन्च के बाद दिल्ली के प्रीमियम बियर मार्केट में उनकी पकड़ और मजबूत होगी और ब्रांड को एक नया पुश मिलेगा। सरकार ने राष्ट्रीय केमिकल्स में नजहत शेख को सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार 6 महीने के लिए सौंप दिया है। ये तात्कालिक जिम्मेदारी कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में स्थिरता बनाए रखने के लिए दी गई है। जाइडस लाइफ को यूएस एफडीए से वेरापामाइल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स बनाने और बेचने की अंतिम मंजूरी मिल गई है जिसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइना जैसी हार्ट रिलेटेड दिक्कतों में किया जाता है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने बताया है कि उसे 2022-23 के लिए 835 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिफंड मिलने वाला है जिसमें आयकर कानून की धारा 244(a) के तहत मिलने वाला ब्याज भी शामिल है। ये रिफंड सीआईटी अपील्स के आदेश के बाद जारी किया जा रहा है जो बैंक के कैश फ्लो के लिए सकारात्मक खबर है।
इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड ने CID के साथ मिलकर एक नया जॉइंट वेंचर बनाने की घोषणा की है जो कंप्रेस्ड बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स लगाने पर फोकस करेगा। इस JV में दोनों कंपनियों की 50-50 की बराबर हिस्सेदारी होगी, जिससे ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में IGL की एंट्री और मजबूत होती दिख रही है। सरकार ने प्रभात किरैल को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है और उनका कार्यकाल 24 नवंबर से अगले 3 साल तक चलेगा। अब आते हैं ब्लू स्टार पर, जो AC सेक्टर की एक बेहद भरोसेमंद कंपनी है। आज मोतीलाल ओसवाल ने ब्लू स्टार पर न्यूट्रल रेटिंग के साथ एक मजबूत टारगेट दिया है, जिससे निवेशकों का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। अगर शेयर 1800 के ऊपर निकलता है तो आगे का रास्ता काफी आसान दिखेगा। पवना इंडस्ट्रीज भी कल वॉचलिस्ट में रहनी चाहिए। कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निवेश का एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। आज ओपनिंग में शेयर तेज हुआ जरूर, लेकिन कमजोर बाजार की वजह से क्लोजिंग तक मजबूती टिक नहीं पाई। ये छोटा और रिस्की स्टॉक है, इसलिए इसमें सोच समझकर कदम रखना जरूरी है। आज बाजार कमजोर होने के बावजूद 2 शेयर बहुत दमदार चले, मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस। गोल्ड प्राइस में अचानक तेजी आई और साथ ही भारत में अगले 12 महीनों में लगभग 3000 नई गोल्ड लोन शाखाएं खुलने की खबर ने इस सेक्टर को बड़ा सपोर्ट दिया। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया पर भी नजर रखें, जिसे जेफरीज ने बाय रेटिंग के साथ लगभग 21% का अपसाइड वाला टारगेट दिया है। आज शेयर ऊपर खुलकर टिक नहीं पाया, लेकिन नई कवरेज आने से कल इसमें हलचल देखने को मिल सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी जहां अलग अलग ब्रोकरेज हाउस ने कुछ शेयरों को लंबे समय के लिए मजबूत बताया। जैसे KMK ग्लोबल ने सेनको गोल्ड को अच्छा टारगेट दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी मजबूत बताया गया और कई ब्रोकरेज ने सोलर इंडस्ट्रीज, सुदर्शन केमिकल और PNB हाउसिंग जैसे शेयरों को लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव माना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की। सरकार का टारगेट 2030 तक पूरे EV मार्केट में 30% की हिस्सेदारी हासिल करना है, जिसमें 2 पहिया व्हीकल भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। ताज़ा डेटा देखें तो 2 पहिया EV सेगमेंट में फिलहाल सबसे आगे बजाज ऑटो है, जिसका मार्केट शेयर लगभग 22% है। इसके बाद TVS मोटर लगभग 20 से 21% के साथ मजबूत पोजीशन पर है। तीसरे नंबर पर एथर है, जबकि ओला इलेक्ट्रिक की हिस्सेदारी लगातार गिरकर 11% के आसपास पहुंच गई है और आने वाले महीनों में अगर ये सिंगल डिजिट में भी चला जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बजाज ऑटो और TVS मोटर जैसे पुराने पेट्रोल बाइक निर्माता भी EV में उतरकर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इससे साफ है कि भविष्य इलेक्ट्रिक 2 पहिया में ही बन रहा है और कंपनियां भी यही समझकर खुद को इस बदलाव के लिए तैयार कर रही हैं। इसी बीच एक बड़ा नाम अब EV मार्केट को चुनौती देने उतर रहा है और वो है रॉयल एनफील्ड। कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने की तैयारी में है और इसे काफी किफायती रखने की कोशिश की जा रही है। इन सभी चीजों को देखने के बाद समझ आता है कि ये कदम कंपनी का स्टेज 1 जैसा शुरुआती प्रयास है। सफलता मिले या न मिले ये बात की बात है, लेकिन EV 2 पहिया मार्केट में उतरना खुद में बड़ा कदम है और इसे निवेशक भी ध्यान से स्टडी कर सकते हैं।